हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 नोमैडिक एम्पायर्स इन वन शॉट। पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में डिटेल में कवर कर लेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो नोमैडिक एम्पायर सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? एक ऐसी इंपीरियल फॉर्मेशन जो नोमैडिक ग्रुप्स ने क्रिएट करी है या कंस्ट्रक्ट करी है। तो नोमैडिक एम्पायर एक ऐसा ग्रेट एम्पायर था जो कि नोमैडिक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्रिएट किया था, ठीक है। और कौन थे वो नोमैडिक पीपल? मंगोल्स। और उन मंगोल्स ने जंगीज खान की लीडरशिप में ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर क्रिएट करा था यूरोप और एशिया में 13 और 14 सेंचुरी के बीच में। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ, ठीक है। और वो दो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे? यूरोप एंड एशिया। अब हमें ये मंगोल्स के बारे में कहाँ से पता चला, उनकी हिस्ट्री हमें कहाँ से मिली? तो इसके कुछ सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टेपी ड्वेलर्स थे, यानी कि मंगोल्स जो थे, इन्होंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा था। कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिले हमें इनके द्वारा लिखे हुए। तो हमें इन सोसाइटीज़ के बारे में कहाँ से पता चला? हमें बहुत सारे क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिखे हुए। ऐसा माना जाता है कि ये जो हिस्ट्रीज़ है ये बायस्ड हो सकती है या इग्नोरेंट हो सकती है, क्योंकि नोमैडिक लाइफ जो थी उनके बारे में ज़रूरी थोड़ी है इन्होंने अच्छा ही लिखा हो सकता है इन्होंने बुरा भला भी लिखा हो। क्योंकि अगर मंगोल्स थोड़ा बहुत भी इनके साथ ब्रूटली बिहेव कर देते तो हर एक प्लस पॉइंट को ये बुरी तरीके से दिखाते थे, है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि ये हिस्ट्री बायस्ड हो, क्योंकि उन्होंने खुद से तो अपनी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी। द इंपीरियल सक्सेस ऑफ मंगोल्स अट्रैक्टेड मेनी ट्रैवलर्स। अब मंगोल्स ने इतना ज़्यादा सक्सेस दिखाया, इंपीरियल सक्सेस यानी कि इतना ग्रेट एम्पायर क्रिएट करा, इससे बहुत सारे ट्रैवलर्स अट्रैक्ट हुए। जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट लोग, कन्फ्यूजन लोग, क्रिश्चियन, टर्किश, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग। बहुत सारे लोग इनके बारे में सिंपैथेटिक अकाउंट्स लिखते थे, यानी कि अच्छा लिखते थे। लेकिन कुछ लोग इनके लिए हॉस्टाइल बिहेवियर भी शो करते थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सोर्सेज ऑफ मंगोल आर इगोर दे रिचुअल्स, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड द ट्रैवलॉग्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये दो मेन सोर्सेज या मोस्ट आउटस्टैंडिंग सोर्सेज माने जाते हैं मंगोल की हिस्ट्री के। द राइज ऑफ मंगोल ट्राइब। अब मंगोल ट्राइब कैसे राइज हुई? Early decades of the 13th century, the great empire of Euro-Asian continent realized the danger posed to them by the arrival of new political power in the steppes of Central Asia. 13th century की early decades में ग्रेट एम्पायर्स जो थे, यूरोप के ग्रेट एम्पायर्स और एशिया कॉन्टिनेंट के ग्रेट एम्पायर्स समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ खतरा है। अब एक नई पॉलिटिकल पावर अराइज हो रही है सेंट्रल एशिया के स्टेपी रीजन से। और कौन सी थी वो पॉलिटिकल पावर? जंगीज खान, ठीक है। उन्होंने सभी मंगोल पीपल को यूनाइट कर लिया है और अब वो पॉलिटिकल पावर में आ गए हैं। बैकग्राउंड, अब क्या बैकग्राउंड था, क्या सिनेरियो था, वो देख लेते हैं। मंगोल्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स बॉडी थी ट्राइबल पीपल की, वो सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे। कुछ मंगोल्स पेस्टोरलिस्ट थे जबकि कुछ हंटर गैदरर्स थे। पेस्टोरलिस्ट जो थे वो हॉर्सेस, शीप, कैटल, गोट्स और कैमल्स इनको रियर करते थे, ठीक है। They lived a nomadic life in the steppe of Central Asia in a tract of land in the area of modern state of Mongolia. आज जिस रीजन को हम मंगोलिया नाम से जानते हैं उस रीजन में स्टेपीज थी और वहाँ पर ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, ठीक है। This was a majestic landscape with wide horizon, rolling plains ranged by the snow-capped mountain. तो ये एक डाइवर्स रीजन था। यहाँ पर साउथ की तरफ गोबी डेजर्ट भी था, यहाँ पर प्लेन्स भी थे, यहाँ पर स्नो केप्ड माउंटेन्स भी थे और रिवर्स थी कुछ और स्प्रिंग्स भी थी। दो रिवर्स जो थी वो ड्रेन करती थी इस एरिया को, जो थी ओनन एंड शेलेंगा रिवर। एग्रीकल्चर वॉज पॉसिबल इन द पेस्टोरल रीजन्स बट मंगोल्स डिड नॉट टेक टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पॉसिबल था लेकिन मंगोल्स ने एग्रीकल्चर नहीं प्रेफर किया। मंगोल्स टेंट्स में रहते थे और वो हर्ड्स में ट्रेवल करते थे विंटर से समर में, यानी कि पैस्चरिंग लैंड पे वो एक रीजन से दूसरी जगह पे जाते रहते थे अपने एनिमल्स को फीड करने के लिए। These groups were constantly engaged in war with each other. ये ग्रुप ऑफ पीपल हमेशा वॉर करते रहते थे एक दूसरे के साथ। मंगोल सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर। पैट्रियार्क थी सोसाइटी। लाइफ एंड कैरियर ऑफ जंगीज खान, ठीक है। आप जंगीज खान जी के बारे में जानते हैं। तो ये कौन थे? ये लीडर थे जिनकी लीडरशिप के अंदर ये मंगोल एम्पायर क्रिएट हुआ था। जंगीज खान 1162 CE में सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था ऑनर रिवर के पास, जो कि मंगोलिया के नॉर्थ में प्रेजेंट है। इनका ओरिजिनल नाम तेमुजिन था, ठीक है। और ये किसके सन थे? येसुगेई के, जो कि कियात क्लैन के चीफ्टेन थे या चीफ थे। उनके पापा का मर्डर हो गया था, एक ट्राइब के किसी मेंबर ने कर दिया था अर्ली एज पे। उनकी मदर का नाम था ऑयलन एक, जिन्होंने तेमुजिन को रेस करा था और उनके ब्रदर्स को, स्टेप ब्रदर्स को, बहुत मुश्किल हालातों में।
जंगीज़ खान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है अपने चाइल्डहुड में। तेमुजिन को पकड़ लिया गया था और उसे स्लेव बना दिया गया था बहुत सारे सालों के लिए। उनकी शादी हुई, शादी के कुछ सालों बाद ही उनकी वाइफ जिनका नाम था बोर्ते, उन्हें किडनैप कर लिया गया। उन्हें बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा उन्हें रिकवर करने के लिए। ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इतने साल उन्हें बहुत हार्डशिप फेस करी, साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स भी बना लिए थे। द यंग बोगरचू वॉज हिज फर्स्ट एलाई। उनके फर्स्ट एलाई कौन थे? बोगरचू, ठीक है। और वो उनके ट्रस्टेड फ्रेंड भी रही, जमुका। उनके ब्लड ब्रदर, मतलब उन्होंने ब्लड ब्रदर का नाम दिया था, उन्हें दर्जा दिया था, वो उनके दूसरे फ्रेंड थे। लेकिन बाद में इन्होंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जमुका अच्छे नहीं निकले। तेमुजिन बिकेम द डोमिनेंट पर्सनालिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपी लैंड्स। स्टेपी एरियाज में इतनी हार्डशिप फेस करने के बाद वो डोमिनेंट पर्सन बन ही गए आखिरकार। उन्हें एक पोजीशन मिल गई थी। मंगोल चीफ्टेन ने असेंबली में उन्हें एक पोजीशन दे दी थी। उन्हें ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स के नाम से जाना लगा और उन्हें टाइटल मिल गया जंगीज खान, यानी कि द ओशियानिक खान या फिर यूनिवर्सल रूलर, यानी कि सारे जहां में राज करने वाला, ठीक है। ये टाइटल दिया गया था जंगीज खान को। जंगीज खान उन्हें टाइटल दिया गया था और उनका ओरिजिनल नेम था तेमुजिन। हिज कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? चाइना, ट्रांसऑक्शियाना, ख्वाराज़म, समरकंद, हेरत, अजरबैजान, रशिया। 1219 से 1222 सीई के बीच में इन्होंने इतने सारे एरियाज में अपने कंक्वेस्ट किए थे, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वॉज टू कंक्वेयर चाइना। सबसे पहला उनका मकसद था चाइना को कंक्वेयर करना, क्योंकि अगर आप मैप में भी देखोगे तो मंगोलिया के सबसे पास चाइना ही था, ठीक है। चाइना उस टाइम पे 3 रेल्स में डिवाइडेड था। सीसिया डायनेस्टी इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जस्ट वेट, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस रीजन में सीसिया डायनेस्टी का कंट्रोल था, ठीक है। इस जगह के प्रोविंसेस पे नॉर्थ की तरफ यहाँ पर चिन डायनेस्टी रूल कर रही थी और साउथ रीजन में यू कैन से यहाँ पर, और साउथ रीजन में थी कौन सी डायनेस्टी? संग डायनेस्टी, ठीक है। तो बाय 1209 द सीसिया वर डिफीटेड। 1209 तक उन्होंने सीसिया डायनेस्टी को डिफीट कर दिया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड इन 1213 एंड लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स अगेंस्ट द चिन कंटिन्यूड अंटिल 1234, बट जंगीज खान वॉज सैटिस्फाइड इनफ विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज कैंपेन्स टू रिटर्न टू हिज मंगोलिया। अब उन्होंने सीसिया डायनेस्टी को डिफीट कर दिया था। अब उनकी बैटल स्टार्ट हुई चिन डायनेस्टी के साथ, ठीक है। बहुत टाइम तक ये बैटल्स चलती रही 1234 तक, लेकिन जंगीज खान पहले ही सेटिस्फाई हो गए थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने मंगोलिया, अपने होमलैंड में वापस चला जाता हूँ। सुल्तान मोहम्मद, अब सुल्तान मोहम्मद कौन थे? द रूलर ऑफ ख्वाराज़्म, ठीक है। एग्जीक्यूटेड मंगोल इनवॉइस वरिड ऑफ मंगोल इन्वेजन। अब सुल्तान मोहम्मद डर गए थे कि भाई मंगोल्स इन्वेजन करने लग गए हैं। तो इन द कैंपेन्स बिटवीन 1219 एंड 1221 द ग्रेट सिटीज ओतरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर एंड हेरत सरेंडर टू द मंगोल फोर्सेस। तो इन ग्रेट सिटीज ने सरेंडर कर दिया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मंगोल फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। टाउन्स दैट रेजिस्टेड वर डेवास्टेटेड बाय मंगोल्स। जो भी टाउन्स थे वो सारे मंगोल्स ने खत्म कर दिए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए। अ मंगोल प्रिंस वाज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन एट निशापुर। निशापुर में क्या हुआ? एक मंगोल प्रिंस की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन उन्होंने मचा दिया था। मंगोल फोर्सेस इन परसूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पोस्ट इनटू अजरबैजान। अब मंगोल जो फोर्सेस थी वो अजरबैजान में घुस चुकी थी। उन्होंने रशियन फोर्सेस को भी हरा दिया था। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन। सुल्तान मोहम्मद उस टाइम पे थे उस एरिया अजरबैजान में, तो उस टाइम पे उन्होंने वहां पर हमला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और रशियन फोर्सेस को वो हरा ही चुके थे। और दूसरा विंग, मतलब दूसरा सेना की टुकड़ी ने फॉलो करा उनके बेटे को, जलालुद्दीन को, अफगानिस्तान में और सिंध प्रोविंस में, ठीक है। तो आप देख रहे कितने पास आ गए थे ये इंडिया की। Why did Genghis Khan return to Mongolia without touching India? तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि भाई मंगोलिया वापस क्यों चले गए जंगीज खान को बिना इंडिया को टच करे। अब इंडिया तो बहुत करीब था, तो क्यों नहीं किया? तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो इसे स्टार मार्क कर लो और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लो। एट द बैंक्स ऑफ इंडस Genghis Khan considered returning to the Mongolia through North India and Assam, but the heat, natural habitat and the ill portents reported by his shaman soothsayer made him change his mind. वो इंडिया में आने की सोच रहे थे, लेकिन वो असम तक तो पहुंच भी गए थे, लेकिन वहाँ का हैबिटेट इतना, मतलब गर्मी थी वहाँ पे, और शमन्स भी वहाँ जाना फेवर नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस फैसला किया कि वो वापस ही चले जाते हैं। तो फिर जंगीज खान की डेथ हो गई थी 1227 में, ठीक है। लगभग 1162 सीई में उनका बर्थ हुआ था ओनन रिवर के पास, एंड 1227 सीई में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हिज अचीवमेंट, अब उन्होंने क्या क्या अचीव किया। हिज एबिलिटी टू इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इनटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रैटेजीज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड हिज एस्टाउंडिंग सक्सेस। अब देखो वो नोमैडिक पीपल थे, उन्होंने नोमैडिक पीपल को कितने अच्छे से इनोवेटिव तरीके से उन्हें ट्रांसफॉर्म करके इतनी परफेक्ट मिलिट्री क्रिएट करी अपनी स्ट्रैटेजीज की मदद से, तो इसकी वजह से ही वो इतने सक्सेसफुल हो पाए। पहली चीज़, उन्होंने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करा था आर्मी में, उन्होंने आर्मी को इम्प्रूव करा था, दोबारा से स्ट्रक्चर दिया था आर्मी को, उन्हें टिपिकल स्किल्स सिखाए थे,
ठीक है। द हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ मंगोल्स एंड टर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। मंगोल्स तो थे ही हंटर गैदरर्स, उनके हॉर्स राइडिंग स्किल्स और उनकी मोबिलिटी, उनकी स्पीड, मतलब इन सभी से आर्मी को और ज़्यादा मोबिलिटी मिली, मतलब और ज़्यादा अच्छी आर्मी हो पाई। देयर एबिलिटीज एज रैपिड शूटिंग आर्चर, वो रैपिड शूटिंग आर्चर्स थे तो वो हॉर्स बैक से अच्छे से शूटिंग कर पाते थे। हंटिंग, रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन विच डबल चांस ऑफ विक्ट्री ओवर द एनिमीज। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, प्लस पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मंगोल के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थे। रिगरस ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, उन्होंने रिगरस ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करवाई। द स्टेपी कैवलरी हैड ऑलवेज ट्रेवल्ड लाइट एंड मूव क्विकली, वो बहुत हल्का फुल्का सामान लेके जाते थे अपने साथ, हल्के फुल्के इंस्ट्रूमेंट कैरी करते थे। बट नाउ इट ब्रॉट ऑल इट्स नॉलेज ऑफ द टेरेन, लेकिन उन्हें सभी तरह के टेरेन की नॉलेज अच्छे से हो चुकी थी। दे कैरिड आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर, वो इस टाइम पे आर्मी उनकी अटैक करती थी जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स होती थी, रिवर्स जम जाती थी बिल्कुल, तो उस टाइम पे वो अटैक करते थे। ही लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सीज, वो कैप्चर करने की इंपॉर्टेंस को समझ गए थे। हिज इंजीनियर्स प्रिपेयर्ड लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट, उनके इंजीनियर्स ने बहुत हल्का पोर्टेबल इक्विपमेंट तैयार करे थे जिससे वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ते थे और एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो लड़ते थे, यानी कि इतने अच्छे से वो लड़ पाते थे। उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज थी बेसिकली वी कैन से। द मंगोल्स आफ्टर जिंगीज खान, अब जिंगीज खान की डेथ के बाद कैसे मंगोल एम्पायर चला वो अब हम देखेंगे। द मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर जिंगीज खान डेथ वाज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट फेजेस। मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो फेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं जिंगीज खान की डेथ के बाद। द फर्स्ट विच स्पैन द ईयर्स 1236 to 42 व्हेन द मेजर गेन्स वर इन द रशियन स्टेपीज, बल्गेरिया, पोलैंड एंड हंगरी। अब फर्स्ट फेज थी 1236 से 42 के बीच में, इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े गेन्स हुए थे, जैसे कि रशियन स्टेपीज पे कब्जा कर लिया था, बल्गेरिया, पोलैंड, हंगरी, ज़्यादातर हम देखें तो ये रशियन स्टेपीज वाला एरिया जो था वो कब्जे में आ चुका था। सेकेंड फेज थी 1255 से लेके 1300 तक। इसमें क्या हुआ, लेड टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ चाइना, ईरान, इराक एंड सीरिया। अब इन रीजन्स पे उन्होंने अपनी कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट करे थे। द मंगोल मिलिट्री फोर्सेस मेट विद फ्यू रिवर्सल इन द डिकेड्स आफ्टर द 1260s। अब मंगोल मिलिट्री में कुछ दिक्कतें भी आई थी 1260s में, कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कैंपेन्स थे वो वेस्ट में सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, अब वेस्ट में गिरना स्टार्ट हो गया था एम्पायर। सोशल एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उन्होंने सोशली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली ऑर्गेनाइज रखा था सब कुछ, वो अब हम देख लेते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द मंगोल्स ऑल द एबल बॉडीड एडल्ट मेल्स ऑफ द ट्राइब बोर आर्म्स, दे कंस्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेस व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। सारे एबल बॉडीड यानी कि जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती थी, सारे एडल्ट मेल्स ट्राइब के, वो आर्म्स रखते थे, हथियार रखते थे, और वो जब भी मिलिट्री में उनकी जरूरत पड़ती थी वो डिमांड के अकॉर्डिंगली हाजिर हो जाते थे। द यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स एंड सब्सिक्वेंट कैंपेन्स अगेंस्ट डाइवर्स पीपल। अब क्या हुआ था, सभी मंगोल ट्राइब्स यूनिफाई हो गई थी, है ना, जिंगीज खान ने सबको यूनिफाई कर लिया था। इससे क्या हुआ, नए नए मेंबर्स आए जिंगीज खान की आर्मी में। इसमें टर्क्स भी थे, चाइनीज भी थे, अरब्स भी थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से ये अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी। द सोसाइटी इंक्लूडेड ग्रुप्स लाइक टर्किक, और सोसाइटी में कैसे लोग रहते थे, टर्किक उइगुर्स रहते थे, द डिफीटेड पीपल, हारे हुए लोग भी रहते थे, जैसे कि किरेट्स। इट वॉज अ बॉडी ऑफ हेट्रोजेनस मास ऑफ पीपल, हेट्रोजेनस यानी कि अलग अलग तरीके के लोग रहते थे सोसाइटी में। हमें पता कितने ज़्यादा डाइवर्स लैंड पे उन्होंने कब्जा करा था, अलग अलग एम्पायर्स पे, छोटे छोटे एम्पायर्स थे, उन पे उन्होंने एक ग्रेट एम्पायर कंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो अलग अलग डाइवर्स लोग थे। मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज थी उनकी, जिंगीज खान वर्कड टू सिस्टमैटिकली इरेज द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स हु जॉइंड दिस कॉन्फेडरेसी। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली काम करा जिंगीज खान ने, जो पहले उनकी ट्राइबल आइडेंटिटीज थी उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम लाया। हिज आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट्स। उन्होंने डेसिमल यूनिट्स वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी आर्मी को बनाया, ऑर्गेनाइज करा। एनी इंडिविजुअल हु ट्राई टू, कोई भी इंसान जो दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश करता था बिना किसी परमिशन के, उसे बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। ही डिवाइडेड द आर्मी इनटू 4 यूनिट्स, उन्होंने आर्मी को 4 यूनिट्स में डिवाइड करा था। एंड दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन, और वो उनके 4 सन्स के अंडर जो है सर्व करते थे। स्पेशली चूजन कैप्टन ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नोयान, और कैप्टन्स भी थे, मतलब उनके सन्स तो थे, उनके अंडर भी कुछ कैप्टन्स बना दिए थे। The soldiers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity of many years were publicly honored, some of these individuals as his blood brothers. अब जो जंगीज खान को बहुत अच्छे से लॉयली सर्व करते थे उन्हें ऑनर किया जाता था, ब्लड ब्रदर का टाइटल दिया जाता था। एंड अदर्स वर गिवन स्पेशल रैंकिंग एज हिज बोन्समैन, और दूसरे लोगों को और भी रैंकिंग दी जाती थी, जैसे कि बोन्समैन कहा जाता था। अ टाइटल दैट मार्क देयर क्लोज रिलेशन, ये एक ऐसा टाइटल था जो उनकी क्लोज रिलेशनशिप को दर्शाता था उनके मास्टर के साथ। अब पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज थे, द सिविल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन उलूस सिस्टम, एक उलूस सिस्टम वहां पर अडॉप्ट किया गया था। जंगीज खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कंक्वायर्ड पीपल टू हिज फोर्स, है जो भी टेरिटरी है ना नई आएगी वो उसके 4 बेटे जो हैं वो कंट्रोल करेंगे, ऐसा उन्होंने माना था। दीज कंप्राइज्ड ऑफ 4 उलूस, 4 उलूस थे, यानी कि एक बार मैं आपको रफली बता देती हूँ। देखो ये एक एरिया है, ये पूरा एम्पायर था जंगीज खान का।
ये एक सन को दे दिया, ये एक सन को दे दिया, ये एक सन को दे दिया, ये एक सन को दे दिया। तो ये एक अनफिक्स्ड टेरिटरी है। इस सन ने थोड़ी और टेरिटरी पे कब्जा कर दिया तो ये इसका एरिया हो जाएगा, और भी कर दिया और हो जाएगा। उलूस का मतलब है कि ऐसी टेरिटरी जो फिक्स्ड नहीं है। तो उलूस सिस्टम के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने चारों सन्स को कुछ लैंड पार्ट दे रखा था कंट्रोल करने के लिए। द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े सन कौन थे? जोची। उन्हें रशियन स्टेपीज मिली थी एंड इट एक्सटेंडेड एज फार वेस्ट एज हिज हॉर्सेस कुड रोम। और वो वहां तक, उतने वेस्ट तक फैली हुई थी जहां तक उसके हॉर्सेस रोम जा सकते हैं ना, वहां तक का इलाका इसका था, ऐसा उन्होंने कहा था। सेकंड सन थे चांगताई। उन्हें ट्रांसोक्शन स्टेपीज मिले थे एंड द लैंड ऑफ नॉर्थ ऑफ द पैमिर माउंटेन एडजेसेंट टू दोज ऑफ हिज ब्रदर। उसके ब्रदर के एडजेसेंट वाला एरिया यानी कि ट्रांसोक्शन स्टेपीज और पैमिर का नॉर्थ का एरिया भी, पैमिर माउंटेन का नॉर्थ का एरिया भी उन्हें ही मिला हुआ था। जिंगीज खान हैड इंडिकेटेड दैट इज थर्ड सन। उन्होंने कहा कि उनके थर्ड सन यानी कि ओगदेई जो थे वो उन्हें सक्सीड करेंगे, एक्सेशन जो है प्रिंस का लेंगे वो, और वो एक अपनी कैपिटल बनाई उन्होंने कराकोरम में। यंगेस्ट सन, उनके सबसे छोटे बेटे तोले, उन्हें एंसेस्ट्रल लैंड्स मिले मंगोलिया के। जिंगीज खान envisaged that his sons would rule the empire collectively, and to underline this point, military contingents of the individual princes were placed in each ulus. अब क्या हुआ कि उन्होंने माना कि भाई उनके चारों बेटे मिलकर उनके पूरी एम्पायर को रूल करेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने हर एक पर्टिकुलर प्रिंस के मिलिट्री कॉन्टिजेंट को उनके एक दूसरे के उलूस में प्लेस कर रखा था। द सेंस ऑफ डोमिनियन शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वाज अंडरलाइंड एट द असेंबली ऑफ चीफटेन्स। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होनी थी तो वो चीफटेन्स की असेंबली में होती थी, और उस चीफटेन की असेंबली को बोला जाता था कुरलतेईस। ठीक है, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे फैमिली से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड फॉर द फोर्थ कमिंग सीजन कैंपेन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लंडर, पेस्चर लैंड, सक्सेशन वर कलेक्टिवली टेकन। कोई भी होगा, सक्सेशन कौन लेगा भाई, पेस्चर लैंड किसके हिस्से में कितना आएगा, मतलब ये हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन उसी असेंबली में लिया जाता था। अब डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन मंगोलिया। अब इन्होंने, जिंगीज खान ने ट्रेड और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई थी मंगोलिया में। याम क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एनीथिंग यू कैन डू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे याम की। तो याम क्या था, जिंगीज खान ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम क्रिएट कर रखा था जिसको याम कहा जाता था, जिससे बहुत डिस्टेंट एरियाज कनेक्ट थे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज करने के लिए, पहुंचाने के लिए उन्होंने कुरियर सिस्टम बना रखा था जिसका नाम था याम। कुबकुटेक्स क्या था, इस कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मंगोल नोमैड्स अपने पूरे हर्ड का या फिर जो भी उनके पास है उसका 1/10 हिस्सा देते थे, तो उसको कुबकुटेक्स बोला जाता था। चाहे वो हॉर्सेज हो, चाहे लाइव स्टॉक हो, कुछ भी देना होता था। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड कुबकुटेक्स, इसे कुबकुटेक्स बोला जाता था। द लेवी दैट द नोमैड्स पेड विलिंगली फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स दैट इट ब्रॉट। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे इस कुरियर सिस्टम से, जिसकी वजह से सारे नोमैड्स विलिंगली ये टैक्स पे करते थे। ठीक है, टेरिटरी लिंकिंग। अभी टेरिटरी लिंक क्या है, सिल्क रूट। Once the campaigns had settled, एक बार कैंपेन्स सेटल हो गए, यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियली लिंक्ड विद मंगोलिया। क्या हुआ, पहले सिल्क रूट जाके चाइना में खत्म हो जाता था, तो यूरोप और चाइना तो लिंक थे। अब इन्होंने क्या करा, मंगोल ने ये और एक्सटेंड कर दिया था सिल्क रूट को मंगोलिया तक। ठीक है, बाज टैक्स क्या था, ये कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वाज वाइटल टू रिटेन द कोहेरेंस ऑफ मंगोल रिजाइम एंड ट्रेवलर्स वर गिवन अ पास फॉर सेफ कंडक्ट। अब जब ट्रेडर्स जाते थे एक दूसरे इलाके में, तो उसको एंटर करने के लिए एक पास दिया जाता था जिसके लिए टैक्स दिया जाता था, जिसे बोला जाता था बाज टैक्स। ट्रेडर्स पेड दैट बाज टैक्स फॉर द सेम पर्पस, इसी पर्पस के लिए पे करते थे, ऑल एक्नॉलेजिंग देयर बाय द अथॉरिटी ऑफ मंगोल खान। ठीक है भाई, मंगोल खान की अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें ये देना ही पड़ता था। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते थे, मंगोल्स वेज देयर सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट चाइना, पर्शिया, रशिया। उन्होंने बहुत सारी वॉर्स करी, वो जीते भी। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट एडवोकेटेड द मैसेकर ऑफ ऑल पीजेंट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड्स इनटू पास्चर लैंड। क्या हुआ, अब इन सभी मंगोल्स ने सोचा कि हम जो है पीजेंट्री को बिल्कुल खत्म करेंगे, इनका मैसेकर स्टार्ट कर दिया था पीजेंट्री का, बिल्कुल उनकी फील्ड्स को पास्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। ये कुछ ग्रुप्स थे जो कि इन फार्मर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो उन्हीं को प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। बट बाय 1270s जिंगीज खान ग्रैंडसन, लेकिन 1270s के दौरान जिंगीज खान के ग्रैंडसन ने, कुबिलाई खान जिनका नाम था, वो इन पीजेंट्स के, इन सिटीज के प्रोटेक्टर की तरह अपीयर हुए। द लीगल कोड ऑफ लॉ यासा, ये क्या है, जंगीज खान ने एक पर्टिकुलर कोड ऑफ लॉ क्रिएट करा था जिसे यासा बोला जाता है। जंगीज खान प्रोमलगेटेड यासा एट द असेंबली ऑफ मंगोल चीफटेन। उन्होंने 1206 में एक असेंबली में, कुरलतेईस में ये जो है कोड ऑफ लॉ क्रिएट करा था। इट हैज एलेबोरेटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स वेज इन विच मेमोरी ऑफ ग्रेट खान वाज फैशन्ड बाय हिज सक्सेसर। और ये एक तरह से मेमोरी के रूप में भी काम करा था, मतलब कि जंगीज खान की एक मेमोरी भी थी उनके आने वाले सक्सेसर्स के लिए। In its earliest formulation, the term was written as yasa, which meant law, decree और order। ठीक है, पहले इसे
ऐसे लिखा जाता था, यासा लिखा जाता था, यानी कि लॉ, ऑर्डर या फिर डिक्री, इसका मतलब होता था। यासा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी वो सब कुछ यासा में लिखा जाता था। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट, आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, कैसे पोस्टल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन होगी, कैसे हंटिंग की ऑर्गेनाइजेशन होगी, आर्मी की कैसे ऑर्गेनाइज होगी, तो ये सब कुछ इसमें मेंशन था। बाय द मिडल ऑफ 13th century द मंगोल्स हैड emerged as unified people and just created the largest empire the world had ever seen। 13th century के मिडल में क्या हुआ, मंगोल्स ने सारे मंगोल्स इकट्ठे हो गए, सभी मंगोल्स यूनिफाई हो गए और उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा एम्पायर क्रिएट करा था जो अभी तक वर्ल्ड ने देखा हो। दे रूल्ड ओवर वेरी सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज विद देयर रिस्पेक्टिव हिस्ट्रीज, कल्चर्स एंड लॉज। उन्होंने बहुत तरह के डाइवर्स लोगों के ऊपर रूल करा जिनकी अलग अलग हिस्ट्री थी, कल्चर था, लॉ था। ऑल्दो द मंगोल्स डोमिनेटेड द रीजन पॉलिटिकली, बेशक पॉलिटिकली रीजन को उन्होंने कंट्रोल करा था, दे वर न्यूमेरिकली माइनॉरिटी, यानी कि बेशक इतने बड़े रीजन पे वो राज करें लेकिन वो नंबर में मंगोल्स बहुत कम थे। The one way in which they could protect their identity and distinctiveness was through a claim to sacred law given to them by their ancestors. The Yasa was in all probability, तो वो अपने आप को मेंटेन कर पाए यासा की हेल्प से। यासा was in all probability a compilation of the customary tradition of Mongol tribes। यासा में उनकी customary traditions भी mentioned थे, but in referring to it as जंगीज खान कॉड ऑफ लॉ, और इसे ही जंगीज खान का कॉड ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े रीजन्स पे राज कर रहे थे तो वो अपने आप को भूल गए, अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, उनके ट्रेडिशन क्या थे, उनके कस्टम्स क्या थे, उनको भी मेंटेन रखा। कंक्लूजन, इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन है वो अब हम देख लेते हैं। फॉर द मंगोल्स जंगीज खान वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। मंगोल्स के लिए जंगीज खान जो थे बहुत ग्रेट लीडर थे। ही यूनाइटेड द मंगोल पीपल, उन्होंने मंगोल पीपल को यूनाइट करा। ही फ्रीड देम फ्रॉम इंटरमिनेबल ट्राइबल वॉर्स, उन्होंने जो ट्राइबल वॉर्स चलती रहती थी उससे फ्री करा उन लोगों को। चाइनीज एक्सप्लोटेशन से बचाया। ही ब्रॉट देम प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी आई, ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर क्रिएट हो पाया, ट्रेड रूट्स रिस्टोर हो पाए, मार्केट्स आई, ये सारी चीज़ें उनके वजह से, जंगीज खान की वजह से तो हो पाई थी ना। जंगीज खान रूल्ड द डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड फेथ्स, उन्होंने बहुत डाइवर्स लोगों के ऊपर राज किया था। ऑल्दो द मंगोल खान्स देमसेल्फ बिलोंग टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फेथ, भाई मंगोल्स भी अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। कुछ शमन्स थे, कुछ बुद्धिस्ट थे, कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ धीरे धीरे इस्लाम भी बन गए थे। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीफ डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी, भाई लेकिन उन्होंने ये अपनी पर्सनल चीज़ों को कभी भी पब्लिक पॉलिसी में नहीं आने दिया। ठीक है, द मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मल्टी एथनिक, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स पे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों पे, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों पे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी। दैट डिड नॉट फील थ्रेटन्ड बाय इट्स प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इतने ज़्यादा मल्टी डाइवर्सिटी के लोग थे, इतनी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके राज करने में। टुडे आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल द कंट्री ऑफ मंगोलिया इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आज के टाइम पे, करंट टाइम पे मंगोलिया जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करा है, इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है मंगोलिया। जंगीज खान को आज भी मंगोल पीपल आइकॉनिक फिगर की तरह देखते हैं, अपनी पुरानी मेमोरीज वो रिमेंस करते हैं, याद करते हैं कि उनका पास्ट कितना ग्रेट था, उनकी नेशनल आइडेंटिटी क्या होती थी। कंपैरिजन विद द मंगोल एम्पायर, अब देखो मंगोल एम्पायर उस टाइम पे इतना ग्रेट था कि इंडिया के जो मुगल्स थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजिकल मॉडल्स अपनाए हैं जो कि मंगोल्स ने प्रोवाइड किए थे। तिमूर जो थे एक दूसरे राजा थे जो एस्पायर्ड थे कि वो भी पूरे यूनिवर्सल डोमिनियन चाहते थे, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो अपना राज करना चाहते थे, लेकिन वो हेजिटेट हो रहे थे, वो अपने आप को एक ऐसा मोनार्क डिक्लेयर करने से, क्योंकि वो जंगीज खान के डिसेंट से बिलोंग नहीं करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि वो अपने आप को चाहते तो हैं कि भाई मैं डिक्लेयर कर दूं अपने आप को राजा पूरी यूनिवर्स का, जैसे जंगीज खान जी थे। तो हम समझ सकते हैं तो कितना ज़्यादा ग्रेट एम्पायर उन्होंने क्रिएट करा था और उनकी आइडेंटिटी भी कितनी ग्रेट हो चुकी थी कि सब उनसे मतलब डरते भी थे और उनको ग्रेट भी मानते थे वीकेंड से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।